हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सत्या विद्या रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 459 ITR पेज नंबर 331 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया और इस केस का डिसीजन 30 मार्च 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस एक रिट पिटीशन का है। जनरली ये सिद्धांत है कि यदि एसएससी के पास एक अल्टरनेटिव और इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल है तो एसएससी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के लिए रिट कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि रिट कोर्ट के अंदर एसएससी तभी जा सकता है जब एसएससी को यह लगता है कि डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इशू किया है, डिपार्टमेंट के पास उस नोटिस को इशू करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, या कोई इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस जो हैं वो अल्ट्रा वायरस हैं, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहां पर फैक्ट्स का मैटर है, फैक्ट्स डिटरमिन करने का मैटर है, वहां पर हाई कोर्ट एसएससी की रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन इन सारे केसेस के अंदर यदि हम देखें तो जब एसएससी रिट कोर्ट में जाता है तो मैक्सिमम रिट एसएससी की अलाउ नहीं होती, खाली इस ग्राउंड पर कि एसएससी के पास एक इफेक्टिव रेमेडी है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में एसएससी के पास एक इफेक्टिव और इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल होता है यदि एसएससी नॉर्मल अपने एपेलेट प्रोसीडिंग्स के रास्ते से जाए और रिट कोर्ट में ना जाए। आज की डेट में बहुत सारे नोटिस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर असेसिंग ऑफिसर बिना प्रोसीजर्स का पालन किए, बिना एसएससी को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए बिना, जो कि उस नोटिस का आधार होते हैं, उस नोटिस को इशू करते हैं और असेसमेंट भी करते हैं। और यदि एसएससी की रिट अलाउ भी हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट्स जो रिलीफ देती हैं वो एसएससी को वो ये देती हैं कि डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप एसएससी को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें, या यदि एसएससी को पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई तो आप उसको वो दे दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक आज की डेट में रिट का एक सही मायने में एक उद्देश्य रह गया या मकसद रह गया, वो ये रह गया कि डिपार्टमेंट की गलतियों को सुधरवाने के लिए एसएससी जो है वो रिट कोर्ट में जाता है और जितने भी मैटर होते हैं वो एट द स्ट्रेच कैंसिल नहीं किए जाते और डिपार्टमेंट को एक सेकंड और थर्ड इनिंग्स खेलने का मौका दिया जाता है। रिट कोर्ट के अंदर खाली एसएससी अब इसलिए जा रहा है कि वो डिपार्टमेंट की गलती को सुधरवा सके। यदि डिपार्टमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई अप्रूवल की कॉपी नहीं दी, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं दिए जिसके आधार पर डिपार्टमेंट एसएससी को नोटिस इशू कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो दिशा निर्देश ये दिए जाते हैं कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को एसएससी को प्रोवाइड कर दीजिए। इस सारे प्रोसीजर में एसएससी का काफी समय खराब होता है, काफी पैसा खराब होता है, उसका काफी हरेसमेंट होता है। तो जहां पर डिपार्टमेंट, मेरा ये मानना है कि जहां पर डिपार्टमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता और वहां पे ना केवल ऑर्डर्स को क्वेश्चन किया जाना चाहिए बल्कि डिपार्टमेंट के ऊपर सफिशिएंट कॉस्ट भी लगाई जानी चाहिए। लेकिन एज ऑन डेट जो सिचुएशन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इस केस को यदि हम देखें तो इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 153C का नोटिस दिया गया। सेक्शन 153 के नोटिस को देने की जो मैनरिज्म है वो ये है कि जिस एसएससी के यहां सर्च हुई थी उसका एओ रीजंस रिकॉर्ड करेगा और फिर जो दूसरा असेसिंग ऑफिसर है जो कि एसएससी को नोटिस दे रहा है, उस एसएससी के लिए जिसके यहां सर्च नहीं हुई है, वो असेसिंग ऑफिसर भी ये रिकॉर्ड करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स उस एसएससी से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है कि सेक्शन 153C का नोटिस इशू करने के लिए दो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है। एक तो उस असेसिंग ऑफिसर को जिस एसएससी के यहां सर्च हुई है कि ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे एसएससी से बिलोंग करते हैं, दूसरा उस असेसिंग ऑफिसर को जो कि अब एसएससी को नोटिस इशू कर रहा है। तो इस केस में जब एसएससी को नोटिस दिया गया सेक्शन 153C का, तो उस असेसिंग ऑफिसर ने तो ये सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी प्रोवाइड कर दी जिसने उसको नोटिस दिया था, लेकिन
दूसरे असेसिंग ऑफिसर के सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी प्रोवाइड नहीं की, जो पहले ये रिकॉर्ड करता है कि ये बुक्स दूसरे एसएससी से बिलोंग करती हैं। यही एसएससी का चैलेंज था, लेकिन ड्यूरिंग द रिट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर पहले ही असेसमेंट ऑर्डर पास कर चुका था। जब ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो रिट कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया है, इसलिए एसएससी के पास एक अल्टरनेटिव और इफेक्टिव रेमेडी है कि एसएससी अब नॉर्मल एपिलेट प्रोसीडिंग्स में जाए और एसएससी की रिट को एंटरटेन नहीं किया। कोर्ट का यह भी कहना था कि एसएससी ने जो भी केसेस कोर्ट किए हैं अपनी रिट की मेंटेनेबिलिटी के फेवर में, वो सब वो केसेस हैं जो कि एपिलेट प्रोसीडिंग्स के दौरान डिसाइड हुए, इसीलिए एसएससी की रिट जो है वो अलाउ नहीं की जा सकती। दूसरा, जब हाईकोर्ट ने ये एसएससी की रिट को खारिज किया तो डिपार्टमेंट ने एक केस पर रिलाई किया था जिसका नाम है आईटीओ वर्सेस श्रीमती कमला ओझा, जो कि 2020 में डिसाइड हुआ, जिसके अंदर सेम एक सिचुएशन अराइज हुई थी कोर्ट के सामने कि एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस को चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद ड्यूरिंग द रिट प्रोसीडिंग्स असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया था। तो उस केस में भी कोर्ट ने यह कहा था कि अब आप अल्टरनेटिव रेमेडी में जाएं, रिट आपकी अलाउ नहीं होगी। इस केस में कोर्ट ने एसएससी से एक पिन पॉइंटेड क्वेश्चन यह भी पूछा था कि आप ये बताएं कि इनकम टैक्स एक्ट के किस प्रोविजन के अंदर यह लिखा हुआ है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी प्रोवाइड करनी है। तो उस मुद्दे पर एसएससी का यह कहना था कि जब भी कोई एसएससी को कोई नोटिस इशू किया जाता है तो एसएससी के पास ये अधिकार होता है कि वो ये पूछे कि इस नोटिस को इशू करने का क्या बेसिस है या क्या रीजंस हैं। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट जो है वो इस जो एसएससी की दलील है उससे सेटिस्फाई नहीं है और एसएससी की रिट को अलाउ नहीं किया। इसके अंत में, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सत्या विद्या रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 459 आईटीआर पेज नंबर 331 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 मार्च 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।